हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे चलते टाइम के साथ जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट को कंसिडर किया। उन्होंने हमें ये बताया कि सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के बेसिस पर हम किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं नहीं कह सकते। क्लियरली हम ये बात को नहीं कह सकते बिकॉज अदर एस्पेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो हो सकता है कि उस देश में जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो रिच हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और पर कैपिटा इनकम स्टिल बढ़ रही है। तो पर कैपिटा इनकम इज अ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। इसीलिए हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया है। तो आज हम देखेंगे कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, कैसे हम ये, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन देखा, ऐसे ही आज हम देखेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में एक्चुअली क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, उनको हम दो टाइप्स में देख सकते हैं, जैसे कि अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसको हम एडवांस्ड नेशंस भी कहते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशंस सबसे पॉपुलर देखी जाती हैं इकोनॉमिक्स में। तो आज इन्हीं के बारे में हमने बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन। There are so many different ways in which the economies of the world are categorized. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं, जिसके बेसिस पर वो वर्ल्ड इकोनॉमीज को डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि ट्रेडिशनल व्यू है ग्रोथ को देखने का, डेवलपमेंट को देखने का, उसमें हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम की बात किया करते थे। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है दैट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें तीन क्लासिफिकेशंस या फिर तीन टाइप्स हमें दी गई हैं: हाई इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमीज, लो इनकम इकोनॉमीज। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम $13,935 है, यूएस डॉलर्स, या फिर इससे ज्यादा है, तो उस कंट्री को या फिर उस इकोनॉमी को हाई इनकम इकोनॉमी माना जा सकता है। अगर किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 1136 यूएस डॉलर्स और 13,935 यूएस डॉलर, इन दोनों अमाउंट के बीच में स्टैंड करती है, तो उसको हम मिडिल इनकम इकोनॉमी का कह सकते हैं। सिमिलरली लो इनकम इकोनॉमी के लिए भी उन्होंने एक अमाउंट हमें दे रखी है। तो जो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। आगे जाकर हम देखेंगे कि कैसे इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया इवॉल्व किया, सिमिलरली जो ये क्लासिफिकेशंस का बेसिस है ये भी इवॉल्व करता गया। उसी के बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं उसको। तो about 2/3 of world's population, 2/3, that is 66.67% population lives in low income economies। इतनी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आज भी लो इनकम इकोनॉमी में रह रही है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जिसकी पर कैपिटा इनकम 1136 यूएस डॉलर्स से भी कम है, whereas one fourth of world's population lives in high income economies. तो ऑन द अदर साइड वन फोर्थ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एडवांस्ड इकोनॉमी में रह रही है, जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $13,935 और मोर। तो इस अमाउंट, इस डेफिनेशन से या फिर इस स्टेटमेंट से आप ये देखिए कि जो हमारा ये जो वर्ल्ड है इसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कितनी वेल्थ इनइक्वालिटी या फिर इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इस दुनिया में लोग एक जैसा लाइफस्टाइल यहाँ पर नहीं जी रहे हैं, लोग बहुत अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोगों के पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, वो लोग क्लीन एयर, क्लीन वाटर, प्योर वाटर के लिए भी वो तरस रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमीज में कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी हैं जो हाई कंजम्पशन के लिए जानी जाती हैं, जिसमें अमेरिकन इकोनॉमीज या फिर कुछ यूरोपियन इकोनॉमीज की आप बात कर सकते हैं, जो कि वन फोर्थ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। However, the above mentioned economies of the world have been called by many different names. जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बात करी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, सिमिलरली उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि बैकवर्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वंस। बट द टर्म बैकवर्ड वाज ट्रीटेड एज derogatory, it implied cultural backwardness. कुछ टर्म्स इतनी पॉपुलर नहीं हुई या फिर हो गई बिकॉज वो डेरोगेटरी टर्म्स थी, इनको आप कम यूज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है तो आप उनको डेरोगेटरी टर्म्स जैसे कि बैकवर्ड या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमीज नहीं कह सकते। ठीक है, इस इट इम्प्लाइड कल्चरल, इससे कल्चरल बैकवर्डनेस का आइडिया होता है। बट सम ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया हैव मच रिच कल्चरल हेरिटेज। आप इंडिया को कैसे कह देंगे कि दैट इज बैकवर्ड इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है दैट इज वेरी रिच। ठीक है, तो आपको जो पॉपुलर टर्म्स हैं वो यूज करनी है, जैसे कि अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड। इस चैप्टर में भी हम अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड नेशंस ये टर्म्स को यूज करके वर्ल्ड इकोनॉमीज को क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन से बेसिस पर इनको बाद में क्लासिफाई किया गया। इसी में एक और पॉपुलर टर्म जो आजकल बहुत यूज हो रही है दैट इज ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को भी आप ये टर्म्स यूज करते हुए देखेंगे, जिसमें ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ कहा जाता है। जैसे कि इंडिया चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनकर उभरे। तो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल लुक एट criteria for classifying economies as developed and underdeveloped. It is so very difficult to suggest a commonly accepted criteria of classifying the world economies as developed and underdeveloped. जैसे कि मैंने अभी बात करी कि पर कैपिटा इनकम जो कि वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, इसको या फिर किसी और बेसिस को हम किसी और बेसिस के को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमी इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। मतलब किसी भी एक बेसिस के ऊपर आप नहीं चल सकते, उसको देखकर आप वर्ल्ड इकोनॉमीज को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, Professor Samuelson is of the opinion that every country is an underdeveloped country because there is always a scope for further development. तो एक इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर सैमुएल्सन, वो कह रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, दुनिया की सारी इकोनॉमीज जो है वो अंडर डेवलप्ड ही हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर फर्दर। आप कितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, देयर विल ऑलवेज बी अ स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन यूएसए। अभी एग्जांपल दी जा रही है कि कैसे पर कैपिटा इनकम या फिर किसी भी अदर बेसिस पर हम एक
किसी भी सिंगल बेसिस पे हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं लेकर आ सकते जिसमें हम कंट्रीज को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कह सके। देखो पर कैपिटा डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप कहेंगे कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उसको डेवलप्ड नेशन कह देते हैं और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम कम है उनको अंडर डेवलप्ड कह देते हैं। बट अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हैं तो आपको पता लगेगा कि कैसे मेरी पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, स्टिल ये पॉसिबल है कि किसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम मेरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम से कम है पर उनकी परचेजिंग पावर मेरी कंट्री से ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम इसीलिए एक अच्छा बेसिस नहीं माना जा सकता। सिमिलरली यहाँ पर बताया गया है कि रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर भी हम नहीं कह सकते कि किसी कंट्री के पास अगर ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो डेवलप्ड है और किसी के पास कम है तो वो अंडर डेवलप्ड है। क्यों ऐसा नहीं कह सकते? क्योंकि रशिया, जर्मनी और यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं इनके पास डेफिनेटली ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये डेवलप्ड नेशंस हैं। बट लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, इनके पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पर ये तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। तो ये जो सेकंड बेसिस है रिसोर्सेज वाला, ये भी यूनिवर्सल और परफेक्ट आइडिया नहीं माना जा सकता। सिमिलरली पॉपुलेशन या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर पहले माना गया कि अगर किसी कंट्री का मेन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चरल है, आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो वो अंडर डेवलप्ड मानी जाएगी। और जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप्ड कर चुकी हैं, डेवलप कर चुकी हैं, सर्विस इकोनॉमी ज्यादा डेवलप कर चुकी है, उसको हम एडवांस नेशन कहेंगे। बट ये क्राइटेरिया भी नहीं देखा जाता बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यहां पर हमें ये बात समझ आई, इट इज नॉट इजी टू इवॉल्व एनी कॉमन क्राइटेरिया टू क्लासिफाई कंट्रीज एज डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। किसी भी एक बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता, किसी भी सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम नहीं क्लासिफाई कर सकते इकोनॉमीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहना है तो उस अगर किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड होना है तो उसके पास बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, या फिर किसी कंट्री को आपको डेवलप्ड कहना है तब भी आपको बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे और उसके बेसिस पर आप एक असेसमेंट लेकर आ सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। आज हम बात करेंगे कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखते ही, वो सभी फैक्टर्स को देखते ही, किसी कॉमन फैक्टर नहीं, सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यस दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इज लो पर कैपिटा इनकम, कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी उसमें आपको लो पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी। In underdeveloped countries, per capita real income is very low compared to the developed ones. It is chief feature of underdeveloped countries. According to World Bank, Switzerland had over 14 times the per capita income of Bangladesh. तो जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है उसकी जो पर कैपिटा है वो 14 टाइम्स ज्यादा है बांग्लादेश से। ये कौन बताता है हमें? वर्ल्ड बैंक की 2021 रिपोर्ट बताती है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो लो होती है। मूविंग अहेड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। According to the 2024 Oxfam report, top 1% of India owns 40% of wealth and below 50% possess only 3% wealth. ठीक है, इंडिया की जो बिलो 50% है उनके पास सिर्फ 3% ऑफ इंडियन वेल्थ है। इसीलिए ये क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, उनमें इनइक्वालिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद लो लेवल ऑफ लिविंग,
क्लियरली अगर आपकी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है तो लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो बहुत हाई नहीं होगा, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ, इट इज ही इज अ इकोनॉमिस्ट, ही सेज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। स्लम्स क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि इनके पर कैप, इनका जो लो लेवल, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। Level of living in less developed countries is very low. Per capita calorie intake is hardly 2000. देखो, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन होता है दैट इज 2000 ऑन एवरेज, बट एक अडल्ट को 2500 कैलोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हम कैलोरी कंजम्पशन के बारे में बात करें या फिर प्रोटीन कंजम्पशन के बारे में बात करें या फिर अदर फैक्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पीछे रह जाती हैं डेवलप्ड नेशन से। फोर्थ फैक्टर है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो देखो, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसीलिए अंडर डेवलप्ड हैं बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या होता है? अब देखो, कैपिटल की जो डेफिनेशन है दैट इज कोई भी ऐसा एसेट जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिनमें फैक्ट्रीज, मशीनरी, इक्विपमेंट और अदर पब्लिक यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शॉर्टेज होता है इन कैपिटल गुड्स का, इसीलिए वो इकोनॉमिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। बट एडवांस्ड नेशन में आपको कैपिटल जो है वो अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर ज्यादा देखने को मिलती है और जहां लेबर ज्यादा होगी वहां पर वेजेस कम होंगे। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में आपको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर कैपिटल नहीं होगा आपकी कंट्री में, अगर आपके पास लैक ऑफ कैपिटल है तो ऑब्वियसली जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पुअर होंगे। आप लेबर को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो कैपिटल है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होगी वो बेकार होगी। और अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ compete कर पाए इंटरनेशनल कंपनीज के अगेंस्ट। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप जो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं करेंगे, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है अनडेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके पास अच्छी देखो, सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं करने हैं, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, फिजिकल कैपिटल नहीं है, तो आप जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या उनको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, उनको एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? इंडिया के पास कई बार लिथियम के रिजर्व्स मिलते हैं या फिर किसी और क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स मिलते हैं, ऑयल रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, बट हम क्या उनको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम क्या अपने एग्रीकल्चरल लैंड को अच्छे से आज तक यूज कर पाए हैं? नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना नहीं खर्च रहे हैं, इसीलिए वी आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अब आपको यहाँ पर एक अच्छा व्यू दिख रहा होगा कि कैसे एक सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर ये कहना इतना अच्छा नहीं था, बट हम जब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि कैसे कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है और कैसे कुछ कंट्रीज जो हैं वो एडवांस्ड नेशंस होते हैं, ठीक है। तो किसी सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे समझो कि आपकी जो आपका जो एरिया है वहां पे जो पॉपुलेशन है उसकी उनके फीचर्स क्या है, उसके बेसिस पे डेमोग्राफिक डेटा आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ रेट है
पॉपुलेशन का वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड वंस। और अगर आपके यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को उनको सर्व करने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च रही है अपने पुअर पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है, तो मुझे बताइए क्या कैपिटल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो पॉपुलेशन अगर वहां आपके यहाँ पर ज्यादा है तो वो आपके लिए अच्छी बात भी है, पर वो आपके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है। देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन द लेवल ऑफ कंजप्शन इन अ कंट्री गोज अप while that of savings goes down। अगर यहाँ आपके पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा? क्या अगर आपके घर में ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे अपनी जितनी भी इनकम है। अगर कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो सेविंग कम करोगे। अगर सेविंग कम करोगे तो कैपिटल डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिकली आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। तो इन फैक्टर्स की मदद से हम ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये फैक्टर्स कारण भी हैं, देयर कॉज एंड कॉजेज आल्सो ऑफ पर्टिकुलर कंट्री टू बी रिमेन एज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो हाई डिपेंडेंसी बर्डन, देखो अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपके पास जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, और यहाँ पर आपके जो चाइल्ड हैं, जो टीन एज पॉपुलेशन है, वो भी ज्यादा होगी। तो ये जो दो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है इनको डिपेंडेंसी, हाई डिपेंडेंसी बर्डन माना जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली प्रोडक्शन में इतना एंगेज नहीं हो पाते, क्योंकि अभी तो या तो वो एजुकेशन ले रहे हैं या वो रिटायर हो चुके हैं। तो इनका खर्चा भी आपको ही करना पड़ेगा, इनके लिए भी, इनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी पैसा खर्चना पड़ेगा। किसको? वर्कफोर्स को। तो कंजम्पशन फिर ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा तो सेविंग रेट कम होगा, और सेविंग रेट कम होगा तो क्या, अगर बैंकों के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन्स या फिर डेट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा और इकोनॉमिकली आपकी कंट्री नीचे जाएगी। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। ये भी फैक्टर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? अंडर डेवलप्ड में। क्यों? क्योंकि आपने ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने फिजिकल कैपिटल पे नहीं किया, आपके यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो हो पाई। अगर आपके यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो हो पाएंगी तो जॉब्स नहीं मिलेंगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी तो फिर हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे आप? ये फैक्टर्स देखते हुए रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। उसके बाद बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या? बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देख, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? लेट मी सी। यस, देयर इज वन पॉइंट दैट वी मिस्ड। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक हाई पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। कहां पर इंगेज है? एग्रीकल्चर में, ठीक है। जैसे इंडिया में 46% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में? ओनली 17%। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट वो नेशनल इनकम में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट शोज कि एग्रीकल्चर जो है कितना इनएफिशिएंट है। और एग्रीकल्चर इतना इनएफिशिएंट क्यों है? बिकॉज वी आर यूजिंग इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना।
तो अगर आप डेवलप्ड नेशंस को देखेंगे, वहां पर सिर्फ 1-2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में एंगेज होती है और वो एफिशिएंटली वहां पर वर्क कर रही होती है। वहां पे आपको डिसगाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती। सो मेनी ऑफ यू वुड बी वंडरिंग व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है अगर एक फार्म में इतने आदमी काम कर रहे हैं जिसके कारण उस फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव में जा रही है। इसको ऐसे भी समझो कि अगर वहां से कुछ आदमी हटा भी लिए जाएं तो उस फार्म की प्रोडक्टिविटी पे कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी मानते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज आल्सो अ फैक्टर। उसके बाद बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इतनी ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट कैपिटल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतना अवेलेबल नहीं होता कि आप हाई इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी मदद से आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी और फैक्ट्री के लिए। आप सीधा कंज्यूमर के लिए गुड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किसी और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज का एब्सेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण वो इकोनॉमिकली भी इतना अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो वो दूसरी कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड में बेच सकें और एक अच्छा फॉरेन रिजर्व अर्न कर सकें। ठीक है, यहां पर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड। Foreign trade feature of underdeveloped country also speak of their underdevelopment. These countries mainly export primary products. तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बेसिकली फॉरेन ट्रेड जब करते हैं तो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें एग्रीकल्चरल गुड्स, मिनरल ऑयल देखने को मिलते हैं। ये कंज्यूमर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाते क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप ही नहीं होती। ठीक है, जिसके कारण ये ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते बाहर वाली कंट्रीज या फिर फॉरेन कंट्रीज से, और वो फिर इकोनॉमिकली उनको हैम्पर करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल इनडेट। देखो, इनके पास जो डेट होता है वो भी ज्यादा होता है, बिकॉज देखो, आपकी गवर्नमेंट अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट है तो उनको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है और उसके कारण उनको बहुत सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स में लगाना पड़ता है, जिसके कारण वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उनको फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके कारण उनको बहुत सारी बोरोइंग करनी पड़ती है। और फिर जब वो इंडस्ट्रीज में से थोड़ा बहुत अर्न करती हैं तो वो डेट पेइंग में चला जाता है, या फिर कंट्रीज लाइक चाइना या फिर यूएसए उनको जियोपॉलिटिकली भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जब आप एक डेट साइकिल में फंस जाती है आपकी कंट्री। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है अंडर डेवलप्ड कंट्री का। उसके बाद है विशियस सर्कल या फिर साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देखो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने कहा ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है, एक कंट्री पुअर है बिकॉज इट इज पुअर। देखो, एक आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलेगा, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, दोनों साइड। देखो, अगर आपके पास लो इनकम है तो आपकी जो सेविंग्स होगी वो भी कम होंगी, अगर सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो फिर लो प्रोडक्टिविटी, और लो प्रोडक्टिविटी कारण है लो इनकम का। तो सप्लाई साइड देखा आप कैसे एक साइकिल है जिससे बाहर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आ ही नहीं पा रही।
उसके बाद डिमांड साइड में अगर देखें, लो प्रोडक्टिविटी, अगेन लो इनकम है तो डिमांड कम होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड कम करोगे गुड्स को, सर्विसेज को। उसके बाद अगर डिमांड कम है तो क्या बिजनेसेस इन्वेस्ट करना चाहेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री में? नहीं करना चाहेंगे। तो उसके बाद अगेन कैपिटल डेफिशिएंसी होगी और फिर लो प्रोडक्टिविटी। तो देयर इट इज अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जिसके बाहर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आ ही नहीं पा रही हैं। तो इन फैक्टर्स में, इन 13 फैक्टर्स में हमने देखा कि कैसे किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देम, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे कि उनके ऊपर डेट बहुत होता है, फॉरेन ट्रेड में वो बहुत पीछे होती हैं, या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, या फिर वहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज इतना ग्रो नहीं कर पाई हैं, वहां पर सेविंग रेट कम है, या फिर एक सेकेंड, या फिर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज इतनी एफिशिएंटली वो यूज नहीं कर पाते, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बैकवर्ड हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री की फॉर्मेशन में। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। क्या इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है? यस, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। बट हम कैसे कह सकते हैं? देखो, जैसे अभी हमने सीखा कि कैसे किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे, तो अब इसको एक केस स्टडी के तौर पर देखो कि इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। For about 15 years prior to independence, per capita income in India rose by less than 1%. Independence 1947 से पहले 15 years की हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1% से ग्रो करी पर एनम। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करे बट दैट वर नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। उसके बाद 2021 तक 5.7% एवरेज रेट से हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करी है, बट दैट इज नॉट एडिक्वेट। तो इसके लिए हमारी जो कंट्री है दैट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड इज लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। शायद आपको ये दिख नहीं पा रहा होगा, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्क्रोल इट। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, देखो वहां पर था कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, हमारा फर्स्ट फैक्टर था कि वो इतनी अच्छे रेट से ग्रो नहीं करी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लो लेवल। आज भी हमारी पर कैपिटा इनकम लो है बिकॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई वी कंसीडर इंडिया एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली अगर आपकी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम होगी तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो होगा। आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा अपनी कंट्री में, आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिलेगी, आप जो कैलोरी इनटेक है वो कम होगा, आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया का। उसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है। टॉप 1% ऑफ इंडिया ओन्स ओनली 40% ऑफ वेल्थ, और 15% जो पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 3% वेल्थ है इंडिया की। तो देखिए इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है इंडिया जैसी कंट्री में। दैट इज व्हाई इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड नेशन। तो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और जिनको अगर हम करेक्ट कर लें तो इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है आने वाले टाइम पे। तो फिफ्थ पॉइंट है बैकवर्ड एग्रीकल्चर इन एन एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड। देखो इंडियन इकोनॉमी दैट इज एन एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड इकोनॉमी बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट के 43% पॉपुलेशन आज भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, अगर इतनी पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो आपका जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो मॉडर्न होनी चाहिए, बट वी हैव अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक टू प्रोड्यूस।
यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ 43% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया. Due to green revolution, new agricultural strategy, state of secular stagnation of agriculture came to an end. Yet the nature of Indian agriculture even today continues to be backward. आज भी इतना कुछ करने के बावजूद, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी लॉन्च करने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को देखने के बाद भी आज भी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड माना जाता है. मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन फेड. आज भी हम मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं इरिगेशन के लिए. तो इट प्रूव्स दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज क्वाइट लो. इसीलिए हम अंडर डेवलप्ड हैं. क्योंकि अगर देखो ना, इतना वर्क फोर्स आपका 43% वर्क फोर्स अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो आप नेशनल इनकम में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये बहुत सारी दिक्कतें शो कर रहा है एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट की, जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं. उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन. द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन क्वाइट स्लो. No doubt, since independence, many consumer goods industries like clothes, sugar, pharmaceutical, etc., have made an appreciable progress. But basic and capital goods industries like machine building, fertilizer, chemical could not develop. आज भी हमारे पास बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज उतनी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई जितना हमें चाहिए. आज भी हमें इस पर काम करना है. इसीलिए इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, बिकॉज हमारे पास हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना इतना नहीं बढ़ पाई जितना हमें चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग आज भी इंडिया की 16% ऑफ जीडीपी पे स्टक है, और हम चाहते हैं इसको 25% करना, पर काफी सालों से ये स्टक है 16% पे. हमें यहाँ पर और अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि चाइना जैसी कंट्री जो हमारी राइवल है वो आज जानी जाती है चीप गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए. और अगर हमें उनके साथ compete करना है, हमें बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स से के साथ compete करना है, तो हमें हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा. इंडिया, आगे चलते हैं. 7th पॉइंट इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज देखो 18% के करीब इंडियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इतनी आबादी, दुनिया की 18% आबादी इंडिया में है, और इंडिया के पास सिर्फ 2.4% एरिया एग्जिस्ट करता है दुनिया का. तो इसी के कारण हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, हाई कंपटीशन जैसी प्रॉब्लम, आज आप किसी भी एरिया में चले जाएं आपको हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट भी फेल हो जाती है अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करने में जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक एक्सपेंडिचर वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकती है, उसके बाद दे आर ऑल्सो हेल्पलेस. उसके बाद 8th पॉइंट इज लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल. बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम कम है, गवर्नमेंट का बजट एक अनलिमिटेड नहीं है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमें ह्यूमन कैपिटल इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता, जिसके कारण इसका एक बेसिक जो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि यहाँ पर जो गैप है एकेडमिक और इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज में, कॉलेजेस और इंडस्ट्री में, वो बहुत ज्यादा है. आज हम एक ऐसा सिलेबस कर रहे होते हैं जिसका मार्केट के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, या फिर बहुत कम लेना देना होता है. जब आप ग्रेजुएट होकर मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट रेडी नहीं माना जाता. ठीक है, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ती हैं. इसी के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल पाती. उसके बाद 9th पॉइंट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. ये हमने ऑलरेडी बात करी कि इंडिया में बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, तो इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम है. जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगी. गवर्नमेंट भी इतना अच्छा स्पेंड नहीं कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे.
ठीक है, जितना बजट हमें चाहिए उतना हम नहीं एलोकेट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, हमारे रिसर्च सेंटर्स के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रही। उसके बाद अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, ये पॉइंट्स कनेक्टेड हैं आपस में। इंडिया में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम जो पोटेंशियल होल्ड करते हैं उसको हम नहीं यूज कर पा रहे, जितना हमारा पोटेंशियल है हम उतनी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसी के कारण आज इंडियन इकोनॉमी, इन्हीं पॉइंट्स के कारण इंडियन इकोनॉमी को आज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है। आई होप यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है और इंडियन इकोनॉमी को किस बेसिस पर हम कहते हैं कि इट इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।